हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है सीजे कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं सहकारिता विभाग से संबंधित क्लासेस। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप आराम से ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट इसमें फैक्चुअल चीज़ शामिल है। ठीक है, चलिए तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम पिछले क्लास की तरफ बढ़े, पिछले क्लास की तरफ चले, तो हमने देखे थे पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था अध्याय नंबर 2, जिसको हमने कहा था रजिस्ट्रीकरण, पंजीयन। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कौन करता है? तो आप जानते हैं रजिस्ट्रार करेगा। तो धारा नंबर 3 क्या बोलता है? रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी की बातें करता है। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई, बताया था रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी। ठीक है, रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और किस रैंक के व्यक्ति रजिस्ट्रार कहलाएंगे? तो रजिस्ट्रार होगा ही, साथ ही साथ अपर रजिस्ट्रार को नियुक्त कर सकता है, संयुक्त रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार बना सकता है, उप रजिस्ट्रार हो सकते हैं, सहायक रजिस्ट्रार क्या हो सकता है? रजिस्ट्रार होता है। और साथ ही साथ इनके सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी नियुक्त की जा सकेगी। क्लियर थी बातें पिछले क्लास की? ठीक है, फिर मैंने बताया कि यदि आपको अपील करना है किसी भी बातों पर, रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी बातों पर यदि आपको अपील करना है, तो धारा 78 के अधीन आप अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं, अदरवाइज किसी के पास नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही लोगों के पास ये अधिकार होगा, ये शक्ति होगा कि वो अपील को एक्सेप्ट करें। तो वो कौन हो सकते हैं? अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार। चौथी बातें मैंने की थी कि रजिस्ट्रार की सहायता हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी रजिस्ट्रार के अधीन उसके मार्गदर्शन पर कार्य करेगी। तो जो रजिस्ट्रार का लिस्ट मैंने बताया था, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रार है, पर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, इसकी सहायता के लिए जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त की जाएगी, तो वो उनके मार्गदर्शन पर, उसके अंडर, उसके नीचे कार्य करेंगे। ठीक है, तो जैसा रजिस्ट्रार बोलेंगे वैसा ये करेंगे। ठीक है, क्लियर थी बातें? धारा नंबर 4 हमने देखे थे। धारा नंबर 4 में मैंने कहा था कि सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रीकरण की जा सकेगी, तो किस प्रकार की सोसाइटी को रजिस्ट्रीकरण मिलेगी? ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी जिनका उद्देश्य क्या हो भाई साहब? इनका उद्देश्य उस सदस्य के आर्थिक हित से जुड़ा हो, साधारण कल्याण से जुड़ा हो। अगर ऐसी कोई सोसाइटी बनती है तो उनका रजिस्ट्रेशन की जाएगी। या ऐसी सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी के हेल्प के लिए बनती है, तो उसको क्या कर दी जाएगी? रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन की जाएगी। ठीक है, ये धारा नंबर 4 हमने देखे थे। धारा नंबर 5 में हमने क्या देखे थे भाई? परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन परिसीमित प्रकार के और अपरिसीमित प्रकार के, दोनों प्रकार के दायित्व रखने वाले सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण होगा। परंतु ये भी याद रखिए, दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था, बताया था कि ऐसी सोसाइटी जिनका सदस्य अन्य सोसाइटी हो, तो उनका दायित्व क्या होगा? परिसीमित होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि सोसाइटी, ठीक है, यदि एक सोसाइटी ए है और उसके अंतर्गत सोसाइटी बी, सोसाइटी सी, सोसाइटी डी, ई, जो भी सोसाइटी आएंगी, ठीक है, इस सोसाइटी का सदस्य ये है, ऑलरेडी कोई सदस्य है, तो ये जो सोसाइटी होगा वो किस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण के दायित्व होंगे? वो परिसीमित प्रकार के होंगे। और यदि ऐसा नहीं होता, इसके नीचे कोई और सदस्य नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे सोसाइटी को अपरिसीमित प्रकार का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यहां तक बातें क्लियर थी आप लोगों को? तो धारा नंबर 2 तो हो गया था।
ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पिछले क्लास में देखे थे। धारा नंबर हमने 3 देखे, धारा नंबर 4 देखे, धारा नंबर 5 देखे। ठीक है, तो ये आप सबको ये 3, ये धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 ये सभी आपको क्या हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा, ये सभी आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, सभी की जानकारी आपको पता हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर कौन सा, 6। ठीक है, चलिए तो हमारा आज का क्या है, 5th। ठीक है, 5वें नंबर का क्लास है आज। चलिए हम बात करते हैं धारा नंबर 6 की। धारा नंबर 6, और धारा नंबर 6 का क्या बोलना है भाई। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चीज़ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से बड़ा चीज़ है और बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, धारा नंबर 6 क्या बोलता है भाई, पंजीयन की शर्तें क्या है, पंजीयन की शर्तें को बताता है कि आप यदि किसी सोसाइटी के अंतर्गत अगर पंजीयन कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रार के पास पंजीयन करना चाहते हैं, तो क्या क्या शर्तें होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर लिखा हुआ बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को मैं आराम से अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ये रजिस्ट्रेशन की शर्तें हैं, ये धारा नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, चलिए पहले हम अपनी तरफ से बात कर लेते हैं। धारा नंबर 6, पहली बातें देखिए, आप पंजीयन कराएंगे, कोई सोसाइटी आपने निर्माण किया है, ठीक है, और पंजीयन आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है चाहिए, पंजीयन हेतु, याद रखेंगे, पंजीयन हेतु कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, कुल सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पंजीयन कराना चाहते हैं किसी सोसाइटी का, तो उस सोसाइटी में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे, ठीक है, ये संशोधन हो चुका है, इसमें हालांकि संशोधन वाली चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो 20 लिखा है, याद रखिए 10 सदस्य अब होनी चाहिए। 2020 के बाद ये याद रखेंगे कितनी होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या, अगर किसी सोसाइटी को पंजीयन कराते हैं, उसके लिए आवेदन करते हैं, तो कितनी होनी चाहिए, 10 सदस्य होनी चाहिए उस सोसाइटी में। ये याद रखेंगे पहली बातें। दूसरी बातें याद रखेंगे, चलिए इस सोसाइटी में जो सदस्य होंगे, इस सोसाइटी में जो सदस्य होंगे, सदस्य नातेदारी में न होकर समझेगा, न होकर क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न कुटुंब से बिलोंग करते हो, भिन्न भिन्न कुटुंब से होना चाहिए, कुटुंब से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट को
अब समझिए क्या बोल रहा है कि जो सदस्य होंगे किसी सोसाइटी में, जो 10 सदस्य हमने कहा था, 10 सदस्य होंगे, ठीक है, तो वो सदस्य जो है नातेदारी में ना होकर भिन्न भिन्न कुटुंब में होना चाहिए। और कुटुंब की परिभाषा मैंने क्या किया था, बताया था भाई, ठीक है, परिभाषा में क्या किया गया था, मैंने बताया था कुटुंब का परिभाषा दिया गया है। और कुटुंब का मतलब होता है किसी भी परिवार में रहने वाले पति होगा, पत्नी होगा, भाई होंगे, बहन होंगे, ठीक है, माता पिता होंगे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अपने, ठीक है, जो व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर घर क्या हो, आश्रित हो। कहने का मतलब घर का गुजारा, घर का जो है आजीविका कौन चलाए, वो चलाए, तो वो क्या कहलाएंगे, कुटुंब कहलाएंगे, नातेदारी कहलाएंगे। अब यहाँ पर स्पष्ट क्या लिखा है कि सदस्य नातेदारी में ना होकर भिन्न भिन्न कुटुंब का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि आप सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी का आपने क्या किया, अगर मान के चलिए आपने सोसाइटी का निर्माण किया, तो सोसाइटी का निर्माण करेंगे तो आपको लगता है भाई चलो हमने सोसाइटी का निर्माण किया, और आप क्या कर रहे हैं, अपने ही परिवार का, ठीक है, क्या है, एक ही परिवार के सदस्य को हम क्या करेंगे, मान के चलिए आपने सोचा कि एक ही परिवार के सदस्य को हम सोसाइटी के सदस्य बना देंगे, ठीक है, अपने घर के चाचा, अपने घर के पिता, ठीक है, अपने ही घर के मामा, ठीक है, नाना नानी, ठीक है, पत्नी, भाई, बहन, सबको मिला देंगे और 10 सदस्य उठा के हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, ये सोसाइटी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। साफ साफ बोला है कि सदस्य नातेदारी में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जितने भी सदस्य होगा अन्य अन्य कुटुंब से होना चाहिए, अन्य अन्य परिवार का होना चाहिए, ठीक है। आपके परिवार का आप हो सकते हैं, किसी दूसरे परिवार का कोई और व्यक्ति हो सकता है, और उस दूसरे परिवार का कोई और व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार के कितने होंगे, 10 सदस्य होंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने ही घर के सदस्य को, ठीक है, या अपने घर के व्यक्ति को उठा करके सदस्य के रूप में पेश करेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। कहा जाएगा कि सोसाइटी में सदस्य जो है नातेदारी में नहीं होकर भिन्न भिन्न कुटुंब से होगा, अलग अलग परिवार से होगा। बस इसका मतलब समझिए, एक ही परिवार के सदस्य नहीं हो सकते, एक परिवार के केवल और केवल एक ही सदस्य होगा। ये दूसरा पॉइंट बोलता है। पहले सबको मैं समझा देता हूँ एक एक पॉइंट लिखकर, फिर मैं आपको जो अधिनियम लिखा है 1960 का वो मैं दिखाऊंगा क्या क्या बोला उसमें। तीसरी बात है, और ये जो सदस्य होंगे याद रखेंगे, तीसरी बातें, सदस्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा हेतु क्या हो, सक्षम हो। अब इसका मतलब समझिए, ठीक है। सदस्य भारतीय संविदा अधिनियम 1972 की धारा 11 के अधीन संविदा हेतु सक्षम हो। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब, ठीक है, वो एक लाइन में अगर मैं इसकी बातें करूं तो जो सदस्य होंगे उसको 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बस इतनी बातें को लंबा चौड़ा लिख के बताया गया है। और ये लिखा गया है कहाँ पर भाई, ये लिखा गया इस अधिनियम में लिखा गया है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के क्रमांक 9, ठीक है, 72 धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कह रहा है कि जो भी सदस्य होंगे वो सदस्य 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 धारा 11 में क्या लिखा है, धारा 11 में कि जो व्यक्ति सदस्य के रूप में नामित होना चाहे, सदस्य के रूप में रहना चाहते हैं किसी सोसाइटी के,
तो वो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र पार कर लेनी होगी, 18 या 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, 18 या 18 वर्ष से अधिक पार कर ली होगी, तब वो क्या कहलाएगा, किसी सोसाइटी का सदस्य कहलाए। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, धारा नंबर 6 ही चल रहा है, पंजीयन की शर्तें है ना। पॉइंट नंबर चौथा, याद रखेंगे सदस्य एक ही गांव कस्बे, सदस्य एक ही गांव कस्बे नगर, एक ही गांव, एक ही कस्बे, एक ही नगर के निवासी ना हो, ठीक है। कहने का मतलब है जो किसी सोसाइटी का सदस्य बनेगा वो एक ही गांव के नहीं बनेंगे, ठीक है। आपके गांव का है तो आपके गांव के सभी व्यक्ति नहीं बनेंगे, हालांकि वो विभिन्न कुटुंब परिवार के होंगे, हालांकि वो विभिन्न नातेदारी के होंगे, लेकिन एक ही गांव के नहीं होने चाहिए, एक ही कस्बे, एक ही नगर के नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। और इस बात को कहा गया है कहाँ पर भाई, ये कहा गया है, ठीक है, उसी नगर, उसी ग्राम या किसी समूह में निवास न करते हो, ठीक है। ये मेरा चौथा पॉइंट है, ये कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए पांचवा पॉइंट हम बात करें, पहले बात कर लेते हैं फिर पुनः फिर समझेंगे, ठीक है। याद रखेंगे जो प्राथमिक सोसाइटी की दशा में, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्री के समय, रजिस्ट्री के समय कम से कम 33% महिला होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं और वो लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। कितनी प्रतिशत, 33%, ठीक है, 33% महिला होनी चाहिए। कहने का मतलब है प्राथमिक सोसाइटी। अब देखिए अगर हम बात करें तो इनके 3 स्तर हैं, ठीक है। सोसाइटी की हम बात करें, सोसाइटी की हायरार्की हम देखें तो उसके 3 स्तर हैं, ठीक है। तो राज्य स्तर पर अगर राज्य में होगा, जिले में होगा और ग्रामीण क्षेत्र में होगा, राज्य में, जिले में और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होंगी, सोसाइटी होगी। याद रखिए राज्य में सोसाइटी उसको शीर्ष सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं, जिले में केंद्रीय सोसाइटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ग्रामीण में प्राथमिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं, प्राथमिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। और इसी प्राथमिक सोसाइटी की यदि हम बात करें और इसी प्राथमिक सोसाइटी का यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो इसके लिए चाहिए क्या, 33% महिला होनी चाहिए, ये याद आप रखेंगे। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें, ठीक है। 33% महिला होनी चाहिए। लेकिन एक और बात यहां पर की गई है, क्या की गई है, परंतु यह और भी रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों में महिला सदस्यों की विहित प्रतिष्ठा की शर्तों को शिथिल कर सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर 5वां पॉइंट मैं लिखूं, सॉरी 6ठा पॉइंट लिखूं, तो इसका मतलब क्या है कि विशेष परिस्थिति में, ठीक है, किस परिस्थिति में, विशेष कारणों के कारण, कारणों या परिस्थिति, विशेष कारणों के चलते
महिला प्रतिशत को कम कर रजिस्ट्री कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है भाई, छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि विशेष परिस्थिति में, ठीक है, कि रजिस्ट्रार को लगना चाहिए कि एक्चुअल कारण हो, विशेष कारण। ठीक है, ये कारण है भाई, मैं लिखा हूं विशेष कारणों। विशेष कारणों के चलते महिला प्रतिशत का कम कर, ठीक है, महिला प्रतिशत को, ठीक है, क्या किया जाए, महिला प्रतिशत को कम कर रजिस्ट्री कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि किसी कारणवश जो सोसाइटी बना रहे हैं उसमें 33% महिला फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, 33% महिला क्या नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, 33% महिला नहीं हो पा रही, तो अगर वो कारण जेन्युइनली होता है, एक्चुअल कारण होता है, एक्चुअल कारण मिलता है, ठीक है, तब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, महिला के प्रतिशत को कम करके ही रजिस्ट्री कर सकता है। ये भी याद रखेंगे। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, चलिए छठा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। चलिए पहले लिख लेता हूं, फिर हम बातें करेंगे। सोसाइटियों के नाम की अंतिम शब्द में परिसीमित जोड़ा जाए या उससे संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द जोड़ा जाए, पर्यायवाची शब्द जोड़ा जाए। ठीक है, और ये लिखा है, मैं दिखा देता हूं इसको क्या लिखा गया है। ठीक है, शब्द परिसीमित या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याप्त प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम के अंतिम शब्द में नाम के अंतिम शब्द होगा, क्या होगा, परिसीमित होगा। इसी को मैं, ठीक है, सिंपल वे में लिखा हूं, सिंपल भाषा में लिखा हूं। मैंने क्या लिखा कि सोसाइटी के नाम के अंतिम शब्द में परिसीमित जोड़ा जाए, ठीक है, या उससे संबंधित कोई पर्यायवाची जोड़ा जाए। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है समझते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कोई सोसाइटी है और उस सोसाइटी का क्या हो गया है, रजिस्ट्री हो गया। मान के चलिए उस सोसाइटी का क्या हो गया है, रजिस्ट्री हो गया। तो उस रजिस्ट्री होने के बाद इसके अंतिम जो शब्द होंगे वो क्या जोड़ा जाए, अंतिम शब्द परिसीमित जोड़ा जाए, या फिर परिसीमित न लिखकर, ठीक है, परिसीमित न लिखकर क्या कहा गया है, उससे संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द है। तो परिसीमित के स्थान पर आप देखते हैं मर्यादित, परिसीमित के स्थान पर क्या देखते हैं आप, मर्यादित। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊं तो आप कहीं लिखा रहता होगा, ठीक है, क्या लिखा रहता है भाई, जिला, क्या लिखा रहता है, जिला सहकारी बैंक मर्यादित, जिला सहकारी बैंक मर्यादित। जैसे मान के चलिए रायपुर का बैंक है तो रायपुर, दुर्ग का है तो दुर्ग। इस प्रकार से मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, तो इससे क्या समझते हैं आप कि जिस सोसाइटी का रजिस्ट्री हो चुका है, समझिएगा गौर से, जिस सोसाइटी का रजिस्ट्री हो चुका है उस सोसाइटी को अपने नाम के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा, परिसीमित जोड़ना पड़ेगा। या परिसीमित नहीं जोड़ते हैं तो उससे संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द है। जैसे पानी को हम जल बोलते हैं, पर्यायवाची से है, ठीक है, पानी को हम जल बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द है। तो जल बोलो एक ही मतलब है, पानी बोलो एक ही मतलब है।
ठीक है। तो परिसीमित के अलावा आप कोई पर्यायवाची शब्द जोड़ सकते हैं। तो एक शब्द आया है मर्यादित, ठीक है, जैसे कि जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग, इस प्रकार से आप क्या करते हैं, बोलते हैं। और आपके जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, इस प्रकार से लिखा है नोटिफिकेशन में, मर्यादित शब्द लिखा है ना। इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस सोसाइटी का रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है, जिस सोसाइटी का रजिस्ट्री हुआ है वो पता चल जाए कि मर्यादित लिखा है, मतलब उस सोसाइटी का रजिस्ट्री हुआ है। तो एक प्रकार का बोल सकते हैं सिंबल है, एक प्रकार का बोल सकते हैं सिंबल है, जो नियम के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। इस प्रकार का सिंबल है कि भाई जिस सोसाइटी का रजिस्ट्री हुआ है उसके अंत में अगर किसी सोसाइटी के अंत में मर्यादित लिखा है, इसका मतलब किसी सोसाइटी का, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, वो रजिस्ट्री हुआ है। और ये नियम है कि जिसका रजिस्ट्रीकरण होगा उसके अंतिम जो शब्द होंगे, अंतिम वर्ड होगा, वो मर्यादित लिखा होगा या परिसीमित लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है, चीजें क्लियर है भाई। तो इतनी सारी बातें किसके हैं, शर्तें हैं। किसके शर्तें हैं, किसके शर्तें हैं भाई, पंजीयन की शर्तें। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि लिखने में और बोलने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, पंजीयन की शर्तें। पंजीयन की पहली शर्तें मैंने लिखा, पंजीयन हेतु कुल सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए, पहले 20 था जो मैंने दिखाया है, ठीक है। पहले क्या लिखा था, पंजीयन की शर्तें कितनी थी, पहले 20 थी, ठीक है। अब ये संशोधन होकर कितनी हो गई भाई, अब संशोधन होकर 10 हो गई, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बातें मैं लिखा, सदस्य नातेदारी में न होकर भिन्न भिन्न कुटुंब परिवार से हो। कहने का मतलब है एक ही परिवार के व्यक्ति मिलकर सोसाइटी का निर्माण नहीं करेंगे। आपके चाचा, मामा, नाना, ठीक है, भाई बहन, ये सब मिलकर किसी सोसाइटी का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। किसी सोसाइटी में एक परिवार का एक ही व्यक्ति होना चाहिए, भिन्न कुटुंब से होना चाहिए, कहने का अलग अलग परिवार से होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ लिखा गया है, तीसरा पॉइंट लिखा गया है, सदस्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा हेतु सक्षम हो। कहने का मतलब है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में क्या लिखा है कि ऐसे सदस्य जो सोसाइटी के सदस्य के रूप में रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, उसको 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र पार कर लेनी हो, ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे, इसका सदस्य कहलाएंगे। ये तीसरे नंबर का पॉइंट। चौथे नंबर का पॉइंट क्या बोला है भाई, कि सदस्य एक ही गांव, कस्बे, नगर के निवासी ना हो। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो भी इस सोसाइटी, किसी सोसाइटी का सदस्य बनेगा वो किसी एक ही कस्बे, एक ही गांव, एक ही नगर के नहीं होंगे, अलग अलग गांव के, अलग अलग कुटुंब परिवार के होंगे। अलग अलग गांवें, अलग अलग कस्बे, अलग अलग ग्राम के, अलग अलग कुटुंब परिवार के होंगे, वो भी एक ही परिवार के नहीं होंगे। पांचों पॉइंट मैंने लिखा, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्री के समय कम से कम 33% महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि राज्य में शीर्ष सोसाइटी होते हैं, जिला में केंद्रीय सोसाइटी होता है, ग्रामीण में प्राथमिक सोसाइटी होता है। तो यही प्राथमिक सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए यदि आप जाते हैं तो वहाँ आप कम से कम मिनिमम 33% महिला होना आवश्यक है। लेकिन छठा पॉइंट ये भी बोलता है कि विशेष कारणों के चलते महिला प्रतिशत को कम कर रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि एक्चुअल कारण है, कोई ऑथेंटिक कारण है जिसकी वजह से जिस सोसाइटी का निर्माण हुआ है वहाँ 33% महिलाएं फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उसके बावजूद भी, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण कर सकता है। लेकिन रजिस्ट्रार को लगना चाहिए कि ये जो कारण है वो उचित कारण है। फिर सातवां पॉइंट क्या बोलता है भाई, अभी जस्ट मैंने समझाया, सोसाइटी के नाम के अंतिम शब्द में परिसीमित जोड़ा जाए या उससे संबंधित कोई परिवची शब्द जोड़ा जाए, ठीक है। तो कोई सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हुई है तो उनके अंतिम शब्द में, अंतिम में परिसीमित जोड़ा जाए या परिसीमित से संबंधित कोई पर्यवची शब्द, जैसे मर्यादित है,
ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर संघ जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग, केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, इस प्रकार से लिखा जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो बैंक है या सहकारी बैंक है या जो सोसाइटी है ये रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, इससे ये समझ में। तो ये नियम है। क्लियर है बातें आपको क्लियर हो गई होगी, याद रखेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, नातेदारी वाली, ठीक है, उद्देश्य की वाली, ठीक है, ये सारी बातें लिखी गई हों। ठीक है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इतना ही पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6-7 पॉइंट यही लिखा है जो मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं इसमें शब्द समझ में नहीं आएगा, इधर का उधर है, आपको समझने में टाइम लगेगा, दिक्कत लगेगा। तो आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। तो धारा नंबर 6 की बातें हो गई। अब चलते हैं धारा नंबर 7 की तरफ। कौन सा भाई, धारा नंबर 7। और धारा नंबर 7 क्या बोला है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको भी आप आराम से एकदम ध्यान से इत्मीनान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए, धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्री करण के लिए आवेदन। अब देखिए, आपने एक सोसाइटी का निर्माण किया है, ठीक है, और आप उस सोसाइटी का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, पंजीयन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए किसके पास जाएंगे भाई। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि रजिस्ट्रार होंगे, कोई भी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। ठीक है, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, किसी भी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट लिखते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन रजिस्ट्रार को देना होगा। ये सिंपल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रार को देना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आपकी सोसाइटी की, ठीक है, आवेदन किसको देना होगा, रजिस्ट्रार को देना होगा। पहली बात है। दूसरी बात समझिएगा, आवेदन के लिए बनी नियम, शर्तें, उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में लिखते हुए, ठीक है, 4 कॉपी या 4 प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को देना होगा। रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, देना होगा। अब इसका अर्थ समझिए। ठीक है, इसका अर्थ समझिए, क्या कहा है। पहली बात तो रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रार ही क्या करेगा, रजिस्ट्री करेगा आपकी सोसाइटी का। दूसरी बात है, आवेदन के लिए बनी नियम, शर्तें, उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में लिखते हुए आपको 4 कॉपी का प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को देना होगा। इसका मतलब क्या है कि आप आवेदन बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, एक आवेदन बनाएंगे और उस आवेदन में ये बोलेंगे कि हमारा सोसाइटी है और ठीक है, सोसाइटी को आप क्या करना चाहते हैं, पंजीयन कराना चाहते हैं। साथ ही साथ इस आवेदन के साथ साथ,
ठीक है, इस आवेदन में क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, उस सोसाइटी के क्या उद्देश्य है, उस सोसाइटी के क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, क्या लक्ष्य है। कहने का मतलब जिस सोसाइटी का हम निर्माण करें या जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, कि भाई उसमें क्या क्या नियम हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या लक्ष्य है, क्या शर्तें हैं, क्या उद्देश्य है, पूरा नियम कानून आपको पूरी लिखी होनी चाहिए। किस कारण से हम सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है, क्या लक्ष्य होगा हमारा, क्या उद्देश्य होगा हमारा, और इस सभी का आप चर्चर कॉपी फोटोकॉपी निकालेंगे। ठीक है, चर्चर कॉपी या चर्चर प्रतिलिपि आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को देंगे। तो आपको समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, क्या आ गया, आपको समझ में आ गया है दूसरा पॉइंट। ये लिखा भी हुआ है, चर्चर प्रतिलिपि संलग्न करें। ठीक है, लेकिन आप इसमें मत जाइए। ठीक है, ये सब भूल जाइए, ये जो लिखा है यहाँ पर इसको आप भूल जाइए। आराम से अच्छे से आप वहाँ समझिए, कहाँ, यहाँ समझिए अच्छे से, क्योंकि वो सब भूल जाइए। ठीक है, आप यही समझिए। ठीक है, जैसे ही इसको समझ लेंगे आप उसको पढ़ लीजिए, आसान से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, नियम, शर्तें, कानून, लक्ष्य जो भी आपने बनाए हैं किसी सोसाइटी के लिए, तो उस सब का मिला के चर्चर कॉपी आपको रजिस्ट्रार को देना होगा। क्लियर है बातें? चलिए, नंबर 3, एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूं भाई, याद रखेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तीसरी बात है, आवेदन करने वाला सदस्य सोसाइटी के बारे में रजिस्ट्रार को बताएंगे। क्या करेंगे? रजिस्ट्रार को बताएंगे। अब यहां पर भी समझिए। ठीक है, अब देखिए, आपके टीम में, कहने का मतलब आपके सोसाइटी में जो भी आपने सोसाइटी का निर्माण किया, आप रजिस्टर करना चाहते हैं, चर्चर कॉपी दे दिए। ठीक है, तो भाई मान के चलिए 15 सदस्य का सोसाइटी है और 15 के 15 सदस्य आवेदन करने जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई एक व्यक्ति आवेदन करने जाएगा, उस सदस्य, कोई उस सोसाइटी का एक सदस्य या एक व्यक्ति ही क्या करेगा, वहां आवेदन करने जाएगा। तो जो व्यक्ति आवेदन करने वहां जाएगा कि हमारे सोसाइटी का पंजीयन करिए, तो ऐसे व्यक्ति को जो रजिस्ट्रार होगा वो जो भी बातें पूछेंगे, ठीक है, उसको बताना होगा। क्या आप पूछ सकते हैं कि भाई आप सोसाइटी का निर्माण क्यों कर रहे हो, आपके सोसाइटी के नियम क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है, आपकी सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। ये सारी बातें और भी उनसे जुड़ी हुई बातें अगर वो पूछते हैं, रजिस्ट्रार पूछते हैं आवेदन करने वाले उस व्यक्ति को, किसी सदस्य को, तो उनको बताना होगा। यही लिखा है, आवेदन करने वाला सदस्य सोसाइटी के बारे में रजिस्ट्रार को बताएंगे कि जो भी पूछेंगे भाई कि आपने क्यों सोसाइटी का निर्माण किया, उद्देश्य क्या है, नियम क्या है, लक्ष्य क्या है, तो उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा। तो भाई 15 के 15 थोड़ी जाएंगे, कोई एक व्यक्ति जाएगा, कोई 2 व्यक्ति जाए। तो जो व्यक्ति, ठीक है, आवेदन देंगे, ठीक है, उसी व्यक्ति से सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कारण। चलिए, क्लियर है बातें? तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। चलिए, चौथी, पांचवी, छठवीं पॉइंट बहुत गहरी बात है। ठीक है, आपको आसान से समझ में नहीं आने वाला, इसको और अच्छे से समझाऊंगा, एकदम आराम से समझेगा। मैं पहले लिख लेता हूं बातें, फिर हम समझेंगे। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या बोलता है, ये चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, हालांकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट लिखा नहीं है कि चौथा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं हो, लेकिन याद रखें, मैं लिख के बता रहा हूं क्योंकि ऐसे में, ठीक है, एकदम आसान होगा। चलिए,
देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि ऐसी कोई सोसाइटी, समझेगा, ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी, ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, धारा 10 के अंतर्गत न्यूनतम 10 सदस्य, न्यूनतम 10 सदस्य द्वारा आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझेगा। देखिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी है और क्या होता है, इसके अन्य सोसाइटी भी है, इसके जो है अन्य सोसाइटी भी है, कहने का मतलब सदस्य सोसाइटी है, ठीक है, सो लिख दिया, इसका मतलब सोसाइटी है। इसके क्या है, मान के चलिए 4 5, मैंने 5 बना दिया, मिनिमम जो है 5 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये सोसाइटी है। ये क्या है, सदस्य सोसाइटी है इनकी। क्या सोसाइटी है भाई, ठीक है, इनकी सदस्य सोसाइटी है, समझेगा, सदस्य सोसाइटी। अब क्या बोला है कि ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य ना हो। क्या पूछा है पहला, ठीक है, चौथा पॉइंट, अन्य सोसाइटी का सदस्य ना हो, अन्य सोसाइटी का सदस्य ना हो, धारा 10 के अंतर्गत न्यूनतम 10 सदस्य द्वारा आवेदन की जा सकेगी। धारा 10 के अंतर्गत न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 10 की जा सकेगी। अब समझिए इस बात को। मान के चलिए ये एक सोसाइटी है, ठीक है, और इसके अंतर्गत इसके सदस्य सोसाइटी ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ये ई है, इसके क्या है, सदस्य सोसाइटी है। लेकिन याद रखिए इनका कोई सदस्य सोसाइटी नहीं है, इनका क्या है, कोई सदस्य सोसाइटी नहीं है, सदस्य सोसाइटी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ के 10 के 10 लोग, ठीक है, 10 सदस्य, यहाँ के 10 के 10 सदस्य जाके क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, न्यूनतम क्या बोला है, 10, ठीक है। तो ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं है, तो ये जो सोसाइटी है, ठीक है, मान के चलिए ये, ठीक है, इसका सदस्य तो ये है और इससे नीचे कोई है ही नहीं, मान के चलिए इसका कोई सदस्य नहीं है। और हो सकता है ये कौन होते हैं, लगभग प्राथमिक सोसाइटी होते हैं, प्राथमिक सोसाइटी के नीचे कोई नहीं, पहले शेष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी, उसके नीचे नहीं रहता, ठीक है। तो प्राथमिक सोसाइटी या कोई ऐसी सोसाइटी जिनके कोई सदस्य नहीं है, ऐसे में यहाँ के जो है मिनिमम 10 सदस्य को जाके आवेदन करना होगा। और यही बात घुमा फिरा के बोला है, किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, क्या है, किसी अन्य सोसाइटी ना हो, कम से कम कितने, 10 ऐसे व्यक्ति द्वारा जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हो, ठीक है, ऐसा जाके आप क्या कर सकते हैं, आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बोला था जो चीज़ यहाँ पर लिखा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आराम से अच्छे से समझिए, सुनिए, ठीक है। अब चौथी बात हो गई, पांचवी बात को भी थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है, पांचवी बात को भी थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ऐसी कंडीशन, तो ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य हो, अब यहां पर क्या हुआ, सदस्य हो, तो ऐसे में
कोई भी ऐसे में कोई भी प्राधिकृत, ऐसे में कोई भी प्राधिकृत, याद रखेंगे, कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। क्या किया जा सकेगा भाई? आवेदन किया जा सकेगा। अब इसको समझें, या सकते हैं या सकेगा। मान के चलिए ये एक सोसाइटी है, ठीक है, और सोसाइटी की अन्य सोसाइटी भी है, जैसे मैंने लिख दिया सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, सोसाइटी सी, सोसाइटी डी, ठीक है। अन्य क्या है? ये सोसाइटी है इनके अंदर। तो क्या कहा है? ऐसी कुछ सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का क्या हो? सदस्य हो, अन्य सोसाइटी का सदस्य। तो ये इसके सोसाइटी का सदस्य है, ठीक है, ये इसके क्या है? सोसाइटी के सदस्य है भाई, जाहिर सी बात है, ये इसके क्या है? ये सोसाइटी के क्या है? सदस्य है। तो ऐसे की स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यहां से क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति का कहने का मतलब है जिसको चयन किया गया। चयन कहने का मतलब कि भाई तू ही जा यार, जिसको बोला गया होगा कि तू ही जा आवेदन कर दे, ठीक है। ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य हो, तो ऐसे में क्या होगा? कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, उस सदस्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जाके क्या बोलेगा, ठीक है, कि भाई मैं आवेदन कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जाके आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है? एक व्यक्ति आवेदन कर सकते हो, कोई भी एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये भी है। छठा नंबर को आप समझिए, छठा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत ना हो, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ना हो, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक सोसाइटी के एक एक सदस्य, ठीक है, क्या करेंगे? हस्ताक्षर से, पूरा नहीं लिखूंगा, हस्ताक्षर से आवेदन कर सकेंगे। इसको मैं समझाता हूं। क्या बोलना चाह रहा है कि यदि, उसको पढ़ लीजिएगा, ऐसी कोई सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ना हो, प्रत्येक सोसाइटी के एक एक सदस्य हस्ताक्षर से आवेदन कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए ये सोसाइटी है, क्या है? मान के चलिए ये सोसाइटी है, लेकिन इस सोसाइटी का रजिस्ट्री नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? रजिस्ट्री नहीं हुआ है। और ऐसे स्थिति में जितने भी सोसाइटी होंगे, ठीक है, जितने भी सोसाइटी होंगे, तो यहाँ से एक व्यक्ति, यहाँ से एक व्यक्ति, यहाँ से एक व्यक्ति, यहाँ से एक व्यक्ति, कहने का मतलब यहाँ से एक एक सदस्य, कहाँ से? यहाँ से एक एक सदस्य उठेंगे और एक एक सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर कर कर, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें भाई? इसको पढ़ लेता हूं। किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्री की सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्री की सोसाइटी की ओर से किसी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, ठीक है, जो सम्यक रूपेण प्राधिकृत किया गया हो, ठीक है। तो ये नंबर किसके लिए है? ये किसकी बातें कर रहे हैं? नंबर 5वां की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्राधिकृत व्यक्ति की बातें कर रहे हैं, तो कोई भी एक व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बातें किया गया है, और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटी ना हो, यहां साफ लिखा है सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटी ना हो, ठीक है, वहां 10 अन्य सदस्य द्वारा, जब अन्य सदस्य 10 से कम हो तो उसके सबके द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। तो कम से कम या फिर यहाँ 10 सदस्य होनी चाहिए, या फिर 10 सदस्य ना हो तो एक एक सदस्य जाके उठ के क्या करेंगे? हस्ताक्षर करके देंगे, ठीक है, ये कहा गया है,
तो 5 और 6 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए रजिस्ट्री करने के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। क्लियर है बातें? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको रिपीट करना बनता है। धारा नंबर 7, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, रजिस्ट्रीकरण है तो आवेदन रजिस्ट्रार को देना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रजिस्ट्री कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, आवेदन के लिए बने नियम, शर्तें, उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में बताते हुए, लिखते हुए उनको 4-4 कॉपी आपको थमाना होगा। किसको? रजिस्ट्रार को, कि भाई हमारा सोसाइटी का शर्तें, नियम, कानून, उद्देश्य, लक्ष्य ये है, तो उसकी 4-4 कॉपी उनको देना होगा। तीसरी बातें मैंने लिखा, आवेदन करने वाला सदस्य सोसाइटी के बारे में रजिस्ट्रार को बताएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई सभी जितने भी सदस्य, सभी के सदस्य आवेदन तो करने नहीं जाएंगे, तो कोई एक व्यक्ति जो आवेदन करने जाएगा, ठीक है, उनसे रजिस्ट्रार जो भी पूछेंगे कि उनका सोसाइटी के लक्ष्य क्या है, सोसाइटी के नियम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, शर्तें क्या है, कानून क्या है, तो वो सब सारी उत्तर उनको देना होगा। किसको? जो व्यक्ति आवेदन करने गया है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की बातें हैं। चौथे नंबर की बातें मैंने कहा कि ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य ना हो, धारा 10 के अंतर्गत न्यूनतम 10 सदस्य द्वारा आवेदन कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, 10 सदस्य लगेंगे, ठीक है, जिनका कोई सदस्य ना हो, सोसाइटी सदस्य ना हो। और यदि सोसाइटी सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य, ठीक है, सोसाइटी का सदस्य कोई अन्य सोसाइटी है, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं कि जो एक व्यक्ति को चुना जाएगा, प्राधिकृत व्यक्ति, कि भाई तू ही जा, तू ही आवेदन कर दे। हम सभी सदस्य हैं, सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को भेज दिया जाएगा कि भाई तू ही जा, तू आवेदन कर दे। छठा पॉइंट मैंने लिखा कि ऐसा कोई सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो ही नहीं, जो सोसाइटी बनी है रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? प्रत्येक सोसाइटी के एक से एक व्यक्ति निकल के आवेदन करके हस्ताक्षर करके जाएंगे। मिनिमम 10 व्यक्ति होनी चाहिए, ये गांठ बांध के याद रख लीजिए। तो 5-6 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया, बता दिया, ठीक है। और वही पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यही पॉइंट है जो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है, ऐसे बताया, ऐसे समझाया, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। क्लियर है चीजें? ठीक है। धारा नंबर 7 के बाद समझते हैं धारा नंबर 8। देखिए धारा नंबर 8 में कुछ खास नहीं है, ठीक है, फिर भी से हम देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। देखिए 2 मिनट का ब्रेक मैं चाहूँगा, लगातार बोल बोल के मैं भी हालत पस्त हो जाता है। तो 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तब 8, 9, 10, 11 जो भी है, जितना हो सके वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक धारा नंबर 8 और 9 को अब पढ़िए, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है।
हेलो गाइस, नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है सीजी कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। चलिए अब बात करते हैं धारा नंबर 8। अब देखिए धारा नंबर 8 वैसे तो कुछ खास नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, तो एक लाइन में मैं समझा देना चाहता हूं कि अगर रजिस्ट्रीकरण से संबंधित या अन्य से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार के पास ऐसी शक्ति है कि उनका जो कहना अंतिम होगा, ठीक है, वो जैसा समझा जाए, तो ठीक है, तो उस प्रश्न को हल करने, कहने का मतलब है, ठीक है, किसी समस्या का समाधान या हल करने या उसको अंतिम बताने की शक्ति किसके पास रहेगा? ठीक है, रजिस्ट्रार के पास रहेगा। ये लिखा हुआ है, देखिए इसमें पढ़ लीजिए, आपको समझ आएगा। जहां किसी सोसाइटी के बनाए जाने, ठीक है, उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उससे बने रहने के संबंध में, या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है, या कुछ ऐसा प्रश्न, ठीक है, आप उनके सामने आता है कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं है, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं करता, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग का है या उपजीविका से संबंधित है या नहीं है, अथवा किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा कोई अन्य प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी टाइप का प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति कृषक है कि नहीं है, कोई व्यक्ति उस सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, ठीक है, ये या उस सोसाइटी की बने रहने, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रश्न उठता है, तो वो सोसाइटी के लिए, ठीक है, जो रजिस्ट्रार की जो शक्ति होगी वो कैसी होगी कि उनका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है, वो जैसा माने वैसा होगा। ठीक है, तो बस इतना है, उसमें याद रखिए प्रश्नों के विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। जो भी प्रश्न उठता है उनका अंतिम फैसला किसका होगा? रजिस्ट्रार का होगा, कि वो जो भी फैसला करे। बस इतनी सी बातें हैं। धारा नंबर 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए धारा नंबर 9 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आप रखेंगे। ठीक है, धारा नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर है, ठीक है, जो हम करने वाले हैं, तो इसको भी आराम से ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा जो लिखा है उसको। ठीक है, देखिए जब भी आप पढ़ रहे होंगे, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, हालांकि मेरे पास तो है ये, आपके पास भी ये छत्तीसगढ़ जो है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का आपके पास PDF या फोटोकॉपी जो भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास अवेलेबल होगी, जाहिर सी बात है। तो देख भी रहे हैं और इसको पढ़ भी रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 9, धारा नंबर 9, धारा 9 क्या है? रजिस्ट्रीकरण या बोल सकते हैं रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया। साफ साफ हम इसको बोलना चाहें कि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, बोल सकते हैं प्रोसेस। अब देखिए, आप आवेदन दे रहे हैं किसी सोसाइटी से संबंधित रजिस्ट्रार को, ठीक है, तो क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, क्या प्रक्रिया होगी आपकी सोसाइटी का पंजीयन होने की, क्या प्रक्रिया होगी? पहले तो हम शर्तें देख चुके हैं, ठीक है, हमने क्या देखे भाई, ठीक है, शर्तें देख चुके थे, आवेदन कैसे करना है वो देख चुके हैं, ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या कैसे आवेदन करना है देख चुके हैं। अब देखेंगे प्रक्रिया क्या है, कि रजिस्ट्रार करता क्या है या आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए पहली बातें समझिए। पहले नियम पहले लिख देता हूं,
ठीक है, नियम अनुबंध के अनुकूल होने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी को क्या करेगा, रजिस्ट्री करेगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण या सोसाइटी को रजिस्ट्री करेगा। इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट मैंने लिखा। देखिए, आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, ठीक है, आपने आवेदन दे दिया, पहले ही बता दिया था मैं आवेदन कैसे कैसे देना है, 4 कॉपी देना है, ये करना है वो करना है, आवेदन की पूरा शर्तें मैंने बताया। आवेदन दे दिया, रजिस्ट्रार देखेगा, ठीक है, आवेदन देखेगा, नियम देखेगा, उद्देश्य देखेंगे, लक्ष्य देखेगा कि भाई साहब जो भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत उसके अनुबंध के अनुसार जो सोसाइटी अब बना रहे हैं उसका उद्देश्य, उसका नियम, उसका लक्ष्य, ठीक है, अनुकूल है। जैसा नियम में कह रहा है वैसे वैसे आपने लिखा है, जैसे नियम में कह रहा है वैसे वैसे ही आपके उद्देश्य है, वैसे वैसे आपके नियम है, आपके लक्ष्य है। मतलब सोसाइटी की जो भी सोसाइटी बना रहे हैं तो नियम के अनुकूल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देगा, ठीक है। उसको लगेगा कि नियम, कायदे, कानून जो भी है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत है, सही लग रहा है रजिस्ट्रार को, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्री कर देगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है। समझते हैं दूसरा पॉइंट, पहले लिखते हैं फिर एक एक करके हम समझेगा। परंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने की स्थिति में, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने की संभावना में, होने की संभावना होने पर या अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना पर या होने की संभावना पर, ठीक है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, होने की संभावना पर रजिस्ट्रार क्या करेगा, सोसाइटी की रजिस्ट्री करने से इनकार करेगा, करने से इनकार कर सकता है, इनकार कर सकता है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर लगता है रजिस्ट्रार को कि आपके जो नियम लिखे हैं, ठीक है, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, उद्देश्य बताया है, लक्ष्य बताया है, वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत अच्छी बात है, वो नियम को, ठीक है, पूरी तरह से फुलफिल करता है जैसा नियम है, तो ये रजिस्ट्री कर देगा। दूसरा पॉइंट बोलता है यदि ऐसा होता है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर नजर आती है, आपकी सोसाइटी आर्थिक दृष्टि से कमजोर नजर आती है या अन्य सोसाइटी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार को ये संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में उस सोसाइटी की रजिस्टर रोक सकता है, उस सोसाइटी की रजिस्ट्री रोक सकता है, रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यदि लगता है रजिस्ट्रार को भाई साहब कि ये आपकी जो है सोसाइटी कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, पैसा वैसा लेके भग जाएंगे, हो सकता है पैसा नहीं चुका पाएंगे, ठीक है, या फिर आप ऐसी सोसाइटी बनाए हैं, ठीक है, ऐसी सोसाइटी बनाए हैं जो और कई वहाँ पर और कई ऐसी सोसाइटी बने जिसका प्रभाव आपकी सोसाइटी द्वारा उस सोसाइटी पर पड़ेगा, तो
ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। तो सिंपल सी बातें हैं, अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो, ठीक है, यह लगता है किसी अन्य सोसाइटी पर इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रार है वो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण करने से वो इनकार कर सकता है। बस इतनी बातें हैं, 2 बातें आपको समझ आ गई। चलिए तीसरी बातें समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, एक तो रजिस्ट्रार आवेदन को इनकार कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर लगता है कि आर्थिक रूप से ठीक है और वो नियम के अनुकूल है तो वो इनकार नहीं करेगा, अपना रजिस्ट्री करेगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। देखिए, 3rd पॉइंट मैं लिख रहा हूं, रजिस्ट्रार आवेदन देने के 45 दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार आवेदन देने के 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्री करना होगा। रजिस्ट्रार को यहाँ पर लिख सकते हैं, रजिस्ट्रार को आवेदन देने के 45 दिनों के भीतर क्या करना होगा, रजिस्ट्री करना होगा। तो याद रखिए कितने दिनों के भीतर भाई, 45 दिनों के भीतर वो क्या करना होगा, रजिस्ट्री करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वो बात, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन, 90 दिन लिखा है, लेकिन अब ये क्या हो गया है, अब ये 45 दिन हो गया है। ठीक है, क्या अब की स्थिति में कितना दिन हो गया भाई, अब ये संशोधन हो चुका है, अब 90 दिन से आधा हो गया है 45 दिन। ठीक है, तो जिस दिन से आप आवेदन करते हैं किसी सोसाइटी के रजिस्ट्री के लिए, जिस दिन से आप आवेदन करते हैं, तो आवेदन देने के 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्री करना होगा। 90 दिन नहीं, अब क्या है, 45 दिन। ठीक है, तो मैंने बताया, या फिर वो इनकार कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, या फिर इनकार कर सकता है, या फिर रजिस्ट्री कर सकते हैं 45 दिन को भीतर। अच्छी बात है। चौथा बात है, यदि रजिस्ट्रार, समझेगा, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण हेतु क्या करेगा, इनकार कर दे, तो क्या होगा, तो इनकार करने का कारण, इनकार करने का कारण सहित, ठीक है, बताते हुए, ठीक है, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को सूचना देना होगा या सूचित करना होगा। ठीक है, इस बात को फिर से समझिए, क्या बोलना चाह रहा है कि यदि रजिस्ट्रार ये देखता है कि भाई आपने जो आवेदन किया है वो नियम कानून ठीक नहीं है, आपने गलत नियम कानून उद्देश्य बनाए हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति कम है, किसी भी प्रकार के कारणों के कारण यदि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या करता है, इनकार करता है, तो इनकार कर देगा। ठीक है, इनकार आपने कर दिया, तो इनकार कर दिया, तो इनकार करने का कारण आपको बताना होगा। और किसको बताना होगा, जो आवेदन में पहला हस्ताक्षर किया व्यक्ति है। ठीक है, मान के चलिए क्या हुआ भाई कि
ठीक है, क्या किया कि आपने आवेदन लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए 15 सदस्य है, किसी भी सोसाइटी में 15 सदस्य है और 15 सदस्यों का पूरा क्या है, लाइन बाय लाइन क्या है, आपने साइन किया होगा, सिग्नेचर किए होंगे, हस्ताक्षर किए होंगे, पूरे के 15 सदस्य आपने लाइन से क्या होगा, सिग्नेचर किया होगा। तो जो पहला सिग्नेचर जिसका होगा, जो प्रथम सिग्नेचर जिन्होंने किया होगा, जो प्रथम हस्ताक्षर जिन्होंने किया होगा, उसी को बुलाकर ये आवेदन वापस सौंपेगा। बोलेगा भाई साहब कि आपने जो आवेदन किया है वो इस नियम के प्रतिकूल है, ठीक है, नियम के अंतर्गत कायदे कानून उद्देश्य फुलफिल नहीं करते, आप आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, कोई भी कारण, जो कारण लगता है रजिस्ट्रार को ये, ठीक है, तो वो कारण बताते हुए किसको, प्रथम जो हस्ताक्षर के उस आवेदन में पहला हस्ताक्षर जिसका हुआ होगा उसी को जाके थमाएंगे, भाई साहब आपने क्या किया, आपने जो आवेदन किया वो गलत है, आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्री नहीं होगा, इनकार कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ये भी बात मान लिया, अब इनकार हो गया, ठीक है, सोसाइटी के सदस्य वालों को लगे कि भाई साहब हमने क्या किया है, इनकार कैसे हो गया, कैसे रजिस्ट्री फेल हो गया, तो उसके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है? नंबर 5, ठीक है, इनकार की स्थिति में, इनकार होने पर या आवेदन रद्द होने पर आप क्या कर सकते हैं, आप 45 दिनों के भीतर, ठीक है, कितने दिनों पर, सॉरी 15 दिनों, आप रद्द होने पर कितने दिनों पर, 15 दिनों के भीतर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, के भीतर उच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी बोल सकते हैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उच्च अधिकारी बोल सकते हैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। मैंने क्या कहा कि उनको क्या करना है कि 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्री करना होगा, ठीक है। किसको करना होगा? रजिस्ट्रार को किसी सोसाइटी का रजिस्ट्री 45 दिनों के भीतर करना होगा। यदि वो इनकार कर देता है और कारण थमा देता है उस प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को कि भाई आपका नहीं हो पाएगा रजिस्ट्री, तब वो 45 दिन बीत गया, ठीक है। और 45 दिन बीत जाने के बाद 45 दिन के बाद, ठीक है, 45 दिन के बाद उसके भीतर 15 दिन, 45 दिन हो गया, उसके बाद 15 दिन, ठीक है, इनकार होने या इनकार हो गया, कभी भी इनकार कर दिया तो 45 दिन का ड्यूरेशन रहता है। 45 दिन कंप्लीट हो गया तो 45 दिन के बाद 15 दिन के भीतर किसी उच्च अधिकारी या अधिकारी हो सकते हैं रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, उस उच्च अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के पास आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं कि भाई हमने जो आवेदन हमने दिया है उनको क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो आप ही माई बाप हैं, आप ही कुछ करिए। तो 15 दिन के भीतर, 45 दिन कंप्लीट होने के बाद 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और ये अपील की सुनवाई, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इस अपील की सुनवाई ये रजिस्ट्रीकृत अधिकारी क्या करेगा? अपील की सुनवाई, ठीक है, 2 माह के भीतर करेगा, 2 माह के भीतर करेगा, ठीक है। याद रखेंगे ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है, इस अपील की सुनवाई, ठीक है, या अपील का जो है, ठीक है, बोल सकते हैं सुनवाई, अपील की जो सुनवाई होगा वो 2 माह के अंतर्गत करेगा, ठीक है। तो 45 दिन, 15 दिन, 2 माह, ये सभी याद रखेंगे, ठीक है। 45 दिन, 15 दिन, 2 माह। तो 45 दिन किसका है कि आप रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देंगे तो 45 दिन का समय है कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत करेगा।
इनकार कर दिया तो इनकार करने के बाद अपील कर सकते हैं, 45 दिन के बाद, 15 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। और वो 15 दिन बीत जाएगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रीकृत अधिकारी क्या करेगा, ठीक है, 2 माह के भीतर क्या करेगा, वो अपील की सुनवाई करेगा 2 माह के ड्यूरेशन में। एक चीज यहां पर और भी है, ठीक है, एक वर्ड यहां पर और भी है, एक बात यहां पर और भी है। क्या बात है भाई, कि भाई साहब यदि ऐसा होता है, ठीक है, इसको पूरा लिख ही लेते हैं, यदि ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार ही, समझिएगा मेरी बातों को एकदम ध्यान से, रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो तो अपील, ठीक है, राज्य सरकार को की जा सकती है, सरकार को किया जाएगा। इसका तात्पर्य आप समझते हैं। मैंने जब रजिस्ट्रार का डेफिनेशन बताया था या रजिस्ट्रार की नियुक्ति बताया था, तो मैंने बताया था धारा नंबर 10 याद रखिए, रजिस्ट्रार होगा, अपर रजिस्ट्रार होगा, संयुक्त रजिस्ट्रार होगा, उप रजिस्ट्रार होगा, सहायक रजिस्ट्रार होगा, 4-5 ऐसे रजिस्ट्रार बताए थे, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रीकरण करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, और हो सकता है यदि ऐसा होता है कि वही रजिस्ट्रार हो और वही उच्च अधिकारी हो, तो भाई साहब वो बोलेगा मैं ही तो इनकार किया हूं, मेरे पास क्यों आ रहे हो। यदि ऐसा होता है उच्च अधिकारी वही है और रजिस्ट्रार वही है, तो आपने तो कहा था कि भाई 15 दिनों के बाद उच्च अधिकारी को आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। लेकिन ऐसे ही तो दिक्कत यह है कि रजिस्ट्रार भी वही है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी वही है, तो आपने खुद का इनकार खुद किया है और उसकी अपील आप उनके पास कर रहे हैं, तो संभव नहीं है, ठीक है। वो तो संभव नहीं है ना कि खुद वो रजिस्ट्रार इनकार करके भेज दे भाई आपका नहीं हो सकता कुछ, और आप खुद उनके पास जा रहे हैं अपील करने के लिए, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यदि ऐसी स्थिति होती है कि रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक और आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप अपील किसके पास कर सकते हैं, राज्य सरकार के पास कर सकते हैं, ठीक है। और राज्य सरकार भी इनकी सुनवाई 2 माह के अंतर्गत करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार भी ठीक है, या जिसकी सुनवाई राज्य सरकार भी कितने 2 माह के भीतर करेगा, ये याद रखेंगे। राज्य सरकार भी इसकी सुनवाई कितने 2 माह के भीतर ही करेगा। जैसे कि, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी सुनवाई कितने माह के भीतर करता है, 2 माह के भीतर करता है। उसी प्रकार राज्य सरकार भी इसकी सुनवाई कितने माह के अंतर्गत करेगा, 2 माह के भीतर करेगा। ये याद आप रख लीजिए, गांठ बांध कर रखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 9 में इतनी सारी बातें हैं जो कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार पढ़ोगे कंफ्यूज हो, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक अंतिम लास्ट बचता है, उसको मैं लिखूं ना लिखूं मैं आपको बता देता हूं, नहीं लिखूंगा, ठीक है, छोड़िए। अंतिम लास्ट है, अंतिम लास्ट ये है, यदि किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है, तो वो जो रजिस्ट्री हुआ है तो उसका पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में छापना होगा, रजिस्टर में लिखना होगा, ठीक है, रजिस्टर में रहना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार क्या रखेगा, रजिस्टर रखेगा, और उस रजिस्टर में किस किस सोसाइटी का रजिस्टर हुआ है वो लिखना पड़ेगा। बस यही लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो 6 पॉइंट यहां पर आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक चीज और, एक पॉइंट और बच गया है जो मैं भूल रहा था, ठीक है, 7वां पॉइंट, इसको मैं 7-8 लिख लेता हूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट, यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार, ठीक है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन अधिकारी को आपने अपील की या राज्य सरकार को की है, दोनों की एक कर सकते हैं, या राज्य सरकार, ठीक है,
यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार, ठीक है, आवेदन, ठीक है, अरे यार, राज्य सरकार आवेदन का निपटारा सही समय में नहीं करते, सही समय कहने का मतलब सही डेट या सही समय में नहीं करते, या करने में असफल हो जाते हैं, करने में, रजिस्ट्री करने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब की स्थिति में, क्या है, तब की स्थिति में, ठीक है, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण, ठीक है, हो गया ऐसा समझा जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आपने अपील किया, ठीक है, पहले तो इनकार कर दिया, 45 दिन के बाद 15 दिन की अपील किया, 2 महीने भी बीत गए, ठीक है, उनका कोई जो है निपटारा उन्होंने नहीं किया। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार आवेदन का निपटारा करने में असफल है, ठीक है, उनका निपटारा नहीं किया, उनकी तरफ से कुछ भी बातें नहीं आई सामने, ठीक है, असफल हो गए। तो ऐसी स्थिति में उस सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रीकरण कराने गए हैं, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो गया है ऐसा आप समझ लीजिए, आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो गया है ऐसा आप क्या करिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये बातें हैं। और 8वां मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा था, लिख लेता हूं, स्पेस बचा है। तो क्या करेगा रजिस्ट्रार, क्या करेगा वह रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का रजिस्टर रखेगा। ये लगभग सभी लगता है कि एक ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग वर्ड है भाई, ठीक है। लग रहा है रजिस्ट्रार का मतलब जो रजिस्ट्री करने वाला, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी मतलब जिसका रजिस्ट्री हो चुका है, अब रजिस्टर का मतलब रजिस्टर है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो गए हैं उसका डिटेल एक रजिस्टर में उतारेगा, बस इतना याद रखें, ठीक है। तो 7वां आपको समझ में आया, 7वां आपको क्या आया, समझ में आया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, याद रखिए। 9वां पहला क्या बोलता है, नियम अनुबंध के अनुकूल ऐसा होता है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कर देगा। दूसरी मैंने कहा कि यदि ऐसा लगता है रजिस्ट्रार को कि वो कमजोर स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रोक देगा, रद्द कर देगा, ठीक है। तीसरी बात है मैंने बोला रजिस्ट्रार को आवेदन देने के 45 दिन के भीतर रजिस्ट्री करना होगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इनकार करेगा, ठीक है। तो इनकार करेगा तो भाई इनकार करने का कारण बताएगा, उसको किसको बताएगा, जो प्रथम हस्ताक्षर जिन्होंने उस आवेदन में किया है उसको बताएगा, ठीक है। यदि वो 45 दिन के भीतर वो नहीं करते, ठीक है, इनकार कर देते हैं, इनकार हो जाने के बाद आप 15 दिनों के भीतर, 45 दिन बीत गए तो 15 दिनों के भीतर आप उच्च अधिकारी को अपील कर सकते हैं। उच्च अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं के पास अपील कर सकते हैं, और वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अपील की सुनवाई 2 माह के भीतर करेगा। यदि ऐसा भी होता है कि रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा तो खुद उनकी ही पास तो अपील कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन बनता है कि राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है, और राज्य सरकार भी इसकी सुनवाई 2 माह के भीतर ही करेगा, ठीक है। और छठे के बाद 7वां पॉइंट मैंने बताया, यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार आवेदन का निपटारा सही समय में नहीं करते या आवेदन के निपटारा करने में असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो गया है ऐसा समझा जाएगा, ऐसा माना जाएगा। और 8वां और अंतिम पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री की सोसाइटी का रजिस्टर रखेगा, कहने का मतलब किस किस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका ब्यौरा रखेगा रजिस्टर में। बस यही बातें हैं, ठीक है। तो क्लियर होनी चाहिए बातें, और सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है।
सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए ये 15 दिन लिखा हुआ है, निपटारा न होने पर सफल होने कालावधि में, ठीक है। उच्च अधिकारी या रजिस्ट्रार के पास अब क्या कर सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। अब देखिए अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अधिकारी जहां निर्देशीय यथास्थ जो उसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने माह, 2 माह के भीतर निपटारा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्थिति में ऐसा होता है कि जो है रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर है तो राज्य सरकार को कर सकते हैं और राज्य सरकार भी इसको 2 माह के अंतर्गत करेगा। रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अधिकार अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी का क्या रखेगा, रजिस्ट्रार रखेगा, ठीक है। और ये भी लिखा है कि आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई ऐसे समझी जाएगी। तो जो समझी जाएगी वाली बातें मैं बोला, 7वां पॉइंट वही है कि वो सफल हो जाएगा, ठीक है। उनसे कोई उत्तर नहीं आएगा तो समझ जाए कि आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हो गई। तो धारा 9 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धारा 9 यहाँ तक हो गए और आज धारा 9 ही तक ही देखेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम जो बातें करेंगे धारा नंबर 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इस प्रकार से चलता रहेगा हमारा। तो उसको अच्छे से मैंने इसीलिए पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ये जो क्लास है वो एकदम इत्मीनान से, अच्छे से, आराम से बैठ के शांत दिमाग से पढ़ना होगा और समझना होगा, क्योंकि थोड़ा जो है चीज़ें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। थोड़ा समझने वाली बातें हैं। क्लियर है? तो चलिए, क्लियर है तो अपनी बातों को मैं यहीं विराम रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम धारा नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और धारा नंबर 10 क्या है मैं बता भी चुका हूँ, एक बार आपको याद होगा तो। धारा नंबर 10 क्या बोलता है, सोसाइटी का वर्गीकरण, ठीक है। इस प्रकार से क्या क्या सोसाइटी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए तब तक के लिए कहानी को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल सीजी कंप्यूटर्स और इसको शेयर करिए भाई और कमेंट करिए। कोई भी परेशानी होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा से संबंधित बातें जब तक है तब तक रहेगी, मतलब 15 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा कि और भी जो भी बातें होंगी, इससे सिलेबस में जो भी चीज़ें होंगी वो हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 महीना है, 1 महीने में जो भी हो सकता है हमसे हम करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि ये वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ सहकारी जो सोसाइटी अधिनियम 1960 और बैंकिंग वाला, वो कंप्लीट हो जाए कम से, क्योंकि आप हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस जीके वगैरह, ये और करंट अफेयर वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। लेकिन ये नया चीज़ है तो नया चीज़ को पहले पढ़ना चाहिए, और भी 25 नंबर का भी है। हालांकि आपको भाग 1 में 50% लाना जरूरी है, तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी जो सामान्य ज्ञान है वो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, इसी के साथ आप रखते हैं अपने क्लास को। नेक्स्ट क्लास में फिर बातें होगी, धारा 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।